प्रणाम दोस्तों। अंटार्कटिका जो कि दुनिया का सबसे सूखा और सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है, जहां पे क्लाइमेट चेंज की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है और क्लाइमेट चेंज की वजह से अंटार्कटिका पूरी तरह से बदलने वाला है, जिसमें कि अंटार्कटिका के कुछ एरियाज में प्लांट्स पनप रहे हैं। आज तक के मानव इतिहास में कभी भी अंटार्कटिका में कोई भी प्लांट ग्रो नहीं किया था, सिर्फ इन 3 नॉन वेस्कुलर ऑर्गेनिजम्स को छोड़ के, जो कि है मोजेस, लाइकेंस और एल्गी, जो कि अंटार्कटिका के इतने एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी सरवाइव कर लेते हैं। आखिरकार अंटार्कटिका में कोई भी प्लांट की स्पीसीज सरवाइव क्यों नहीं कर पाती है, जिसका पहला कारण है वहां पे होने वाला बहुत ही कम टेम्परेचर, जिसमें कि वहां पे टेम्परेचर -50 डिग्री तक चला जाता है, जिसमें कि प्लांट्स को सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इतने ज्यादा कम टेम्परेचर में प्लांट्स अपना ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और सेल्यूलर फंक्शंस नहीं कर पाते हैं। और दूसरा कारण है वहां पे होने वाली पानी की कमी, क्योंकि अंटार्कटिका में ज्यादातर एरिया आइस से ढका हुआ है, जिसकी वजह से वहां पे पानी की कमी हो जाती है और अंटार्कटिका में वाटर आइस के फॉर्म में होता है और प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर लिक्विड फॉर्म में चाहिए, जिसकी वजह से वहां पे प्लांट्स की कोई भी स्पीसीज सरवाइव नहीं कर पाती है। और तीसरा कारण है अंटार्कटिका में विंटर के मौसम में सूरज कभी भी नहीं उगता है और गर्मी के मौसम में सूरज कभी भी नहीं डूबता है। अंटार्कटिका में पोलर विंटर और पोलर समर होता है और पोलर विंटर विंटर के मौसम में होता है, जिसमें कि सूरज उगता ही नहीं है और पूरा विंटर का मौसम अंधेरे में जाता है और अंधेरे की वजह से प्लांट्स को सनलाइट नहीं मिलता है और प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की जरूरत होती है, जिसके मदद से वो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बना पाते हैं। पर अंधेरा होने की वजह से वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं और जिसकी वजह से वो अपने लिए फूड भी जनरेट नहीं कर पाते हैं। और वहीं पे दूसरी तरफ पोलर समर में पूरे महीने सूरज उगा ही रहता है, जिसकी वजह से 24 घंटे प्लांट्स के ऊपर सनलाइट पहुंचता है और इतना ज्यादा सनलाइट पहुंचने की वजह से प्लांट्स को डैमेज भी पहुंचता है, जिसकी वजह से उनका अंटार्कटिका में सरवाइव करना नामुमकिन हो जाता है। और चौथा कारण है अंटार्कटिका में बहने वाली बहुत ठंडी हवाएं, और वहां पे हवाएं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेकर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं और वहां पे चल रहे हवाओं का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर -10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वहां पे रह रहे प्लांट्स को सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है और इसी कारण की वजह से वहां पे प्लांट सरवाइव नहीं कर पाते हैं। और पांचवा कारण है अंटार्कटिका में होने वाला न्यूट्रिएंट्स की कमी, और अंटार्कटिका के सॉइल में न्यूट्रिएंट्स बहुत ही ज्यादा कम होते हैं और प्लांट्स को जिन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, न्यूट्रिएंट्स अंटार्कटिका के सॉइल में प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसके ऊपर प्लांट्स का सर्वाइवल डिपेंड करता है। पर वो सारे न्यूट्रिएंट्स ना होने की वजह से वहां पे प्लांट्स सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और ये सारे मेन कारण थे जिसकी वजह से प्लांट्स का अंटार्कटिका में सर्वाइव करना लगभग नामुमकिन है। अगर कोई भी प्लांट स्पीसीज अंटार्कटिका में सर्वाइव कर ही नहीं पाता है, तो ये सारे नॉन वेस्कुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे मोजेस, लाइकेंस और एल्गी कैसे सरवाइव कर लेते हैं। अगर हम मोजेस की बात करें तो मोजेस अंटार्कटिका के बहुत ज्यादा ठंडे और बहुत ज्यादा ड्राई कंडीशन से भी सरवाइव कर सकता है और मोजेस डोरमेंट स्टेट में चला जाता है और डोरमेंट स्टेट में मोजेस अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को बहुत ज्यादा स्लो या फिर बंद कर देता है और उसके साथ साथ मोजेस अपने अंदर होने वाला ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और दूसरे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को भी बहुत ज्यादा स्लो या फिर कुछ समय के लिए बंद कर देता है। और जब मोजेस के आसपास एनवायरनमेंट, वहां के कंडीशंस अच्छे हो जाते हैं, तो मोजेस वापस से अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। और मोजेस के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि मोजेस एयर से और पिघलते हुए स्नो से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकता है और मोजेस बहुत ही कम पानी पे भी सर्वाइव कर सकता है और यही कारण है कि मोजेस दूसरे प्लांट स्पीसीज से अलग अंटार्कटिका में सर्वाइव कर पाता है। अगर हम लाइकेंस की बात करें तो लाइकेंस को एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है, बल्कि जब फंगी और एल्गी के बीच में सिम्बियोटिक रिलेशन बनता है और सिम्बियोटिक रिलेशन में 3 टाइप्स के सिम्बायोसिस प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें कि पहला होता है म्यूचुअलिज्म, जिसमें कि 2 ऑर्गेनिज्म एक दूसरे की मदद करते हैं सरवाइव करने के लिए, और इस केस में फंगी एल्गी को एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जिसका एनवायरनमेंट एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव करने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। फंगी अपने आसपास से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, जिसको कि वो एल्गी के साथ शेयर करता है और फंगी एल्गी को बहुत तेज सनलाइट और बहुत ज्यादा सूखे से भी बचाता है। और वहीं दूसरी तरफ एल्गी फोटोसिंथेसिस करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है, जैसे कि शुगर, और फंगी इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बना सकता है और एल्गी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फंगी के साथ शेयर करता है, जिसकी वजह से फंगी को जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिल पाता है
दूसरे सिम्बायोसिस प्रोसेस का नाम है कमेंसलिज्म, जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म की मदद लेता है, जिसमें कि उस ऑर्गेनिज्म का मदद हो जाता है पर दूसरे ऑर्गेनिज्म का मदद नहीं होता है, और उसके साथ साथ हेल्प करने की वजह से दूसरे ऑर्गेनिज्म को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। और तीसरे सिम्बायोसिस प्रोसेस का नाम है पैरासिटिज्म, जिसमें कि दो ऑर्गेनिजम्स में से एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का हेल्प लेता है सर्वाइव करने के लिए, जिसमें कि उस ऑर्गेनिज्म को तो फायदा हो जाता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को डैमेज भी होता है और यहाँ तक कि दूसरा ऑर्गेनिज्म मर भी सकता है। अंटार्कटिका के रीजन में ओजोन लेयर में होल है, जिसमें कि सनलाइट डायरेक्ट आके मोजेस, लाइकेंस और एल्गी के ऊपर पड़ता है, और लाइकेंस के पास इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचने का भी कैपेबिलिटी होता है, और लाइकेंस भी डोमेंट स्टेट में चले जाते हैं, और डोमेंट स्टेज में लाइकेंस के अंदर का मेटाबॉलिज्म प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्लो या बंद हो जाता है, और उसके अलावा लाइकेंस के अंदर हो रहा ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और दूसरे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस कुछ समय के लिए बहुत ज्यादा स्लो या फिर बंद हो जाते हैं। और जब आसपास का कंडीशन ऐसा होता है कि लाइकेंस सर्वाइव कर पाए तो वापस से लाइकेंस अपने नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाता है। अब हम बात करते हैं एल्गी की। अंटार्कटिका में मौजूद जो एल्गी की स्पीसीज है वो आइस, स्नो और दूसरी वाटर बॉडीज के ऊपर भी ग्रो कर सकती है, और इसके साथ साथ ये एल्गी की स्पीसीज बहुत ही कम सनलाइट में फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और ये एल्गी की स्पीसीज बहुत ही कम टेम्परेचर, बहुत ही ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वाले रीजन में भी रह सकते हैं, और उसके साथ साथ ये एल्गी की स्पीसीज बहुत ही ज्यादा ठंडे, बहुत ही कम न्यूट्रिएंट वाले रीजन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। और इन सारे कारणों की वजह से ये सारे एल्गी के स्पीसीज अंटार्कटिका में सर्वाइव कर पा रहे हैं। अब पहली बार इन तीनों नॉन वेस्कुलर ऑर्गेनिजम्स के अलावा दूसरे प्लांट्स के स्पीसीज वहां पे ग्रो हो रहे हैं, जिसमें कि दो फ्लावरिंग प्लांट्स के स्पीसीज ग्रो हो रहे हैं, जिनका नाम है अंटार्कटिका हेयर ग्रास, जिसका साइंटिफिक नेम है डिस्कैम्पसिया अंटार्कटिका, और अंटार्कटिका पर्लवॉट, जिसका साइंटिफिक नेम है कोलोबैंथस क्विंटेंसिस। पर आखिर इन तीनों नॉन वेस्कुलर ऑर्गेनिजम्स के अलावा ये दोनों फ्लावरिंग प्लांट्स के स्पीसीज अंटार्कटिका में कैसे ग्रो कर पा रहे हैं? जैसे जैसे अर्थ के अंदर का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और अर्थ के अंदर क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, और उसकी वजह से ये फ्लावरिंग प्लांट के स्पीसीज अंटार्कटिका में फैलते जा रहे हैं, और इन फ्लावरिंग प्लांट स्पीसीज ने इस आइसी कॉन्टिनेंट पे सर्वाइव करना सीख लिया है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अंटार्कटिका में टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अंटार्कटिका पहले जितना ठंडा हुआ करता था समय के साथ साथ वो पहले से कम ठंडा हो रहा है, और इसके वजह से पिछले कुछ दशकों में अंटार्कटिका का एवरेज टेम्परेचर बढ़ चुका है, जिसका मतलब है कि जहां पे पहले अंटार्कटिका बहुत ज्यादा ठंडा हुआ करता था और कुछ दशकों में अंटार्कटिका का टेम्परेचर पहले से कम ठंडा हो रहा है। अंटार्कटिका में टेम्परेचर बढ़ने की वजह से अंटार्कटिका के कुछ एरिया जहां पे बर्फ जमे हुए थे वहां के बर्फ पिघलने लगे हैं, जिसकी वजह से वहां पे सॉइल देखा जा सकता है, और उन मिट्टियों में ऐसे स्पीसीज के प्लांट्स भी ग्रो कर सकते हैं जो कि उन सारे कंडीशंस में सरवाइव कर पाएंगे। ये दोनों फ्लावरिंग प्लांट के स्पीसीज बहुत ही कम एरिया में फैले हुए हैं, और अंटार्कटिका में ये बहुत ही कम मात्रा में है, और इतने कम मात्रा में होने के बावजूद ये फ्लावरिंग प्लांट स्पीसीज ये दर्शाते हैं कि कैसे क्लाइमेट चेंज दुनिया से अलग रह रहे और बहुत ही ज्यादा ठंडे कॉन्टिनेंट के कंडीशंस, वहां के एनवायरनमेंट और टेम्परेचर के ऊपर भी असर कर सकता है। अंटार्कटिका में आइस पिघल रहा है, और उसके साथ साथ ग्लेशियर्स का आइस भी पिघलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से बहुत सालों से आइस और स्नो के नीचे दबा हुआ जमीन अब दिखने लग गया है, और ये जमीन दिखने की वजह से वहां पे दूसरे प्लांट के स्पीसीज को उगने का मौका मिलेगा, और उसके साथ साथ हजारों साल से आइस में जमे हुए एंशिएंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स के अंदर के न्यूट्रिएंट्स भी आइस के पिघलने की वजह से बाहर आ रहे हैं, और अंटार्कटिका में आइस पिघलने की वजह से नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट्स बाहर आ रहे हैं, और ये सारे न्यूट्रिएंट्स वहां पे मौजूद सॉइल में मिल रहे हैं, जिसकी वजह से अंटार्कटिका में मौजूद सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ती जा रही है, और ये सॉइल दूसरे कॉन्टिनेंट से आने वाले सीड्स और स्पोर्स को वहां पे ग्रो करने में मदद करेंगे। और स्पोर्स एक रिप्रोडक्टिव सेल होता है जो कि प्लांट्स के द्वारा ग्रो किया जाता है, और स्पोर्स को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, और स्पोर्स प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करता है। अंटार्कटिका में जहां पे एक तरफ वहां पे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और वहां पे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ती जा रही है, और वहीं पे दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जहां पे अंटार्कटिका में पहले 3 महीने के लिए गर्मी का मौसम हुआ करता था, वहां पे गर्मी का मौसम 3 महीने से ज्यादा समय तक हो रहा है, और अंटार्कटिका जैसे इतने ठंडे कॉन्टिनेंट में गर्मी के मौसम के बढ़ने की वजह से प्लांट के स्पीसीज को ग्रोथ में और अंटार्कटिका में खुद को फैलाने में मदद करता है। और अंटार्कटिका में जिस जगह पे मोजेस और लाइकेंस मौजूद है वहां पे मोजेस और लाइकेंस जैसे डार्क कलर वाले प्लांट्स के अंदर से निकलने वाले गर्मी की वजह से उसके आसपास का स्नो और आइस पिघल जाता है,
जो कि मॉजेस और लाइकेंस को ग्रोथ करने में और उनको अंटार्कटिका में फैलने में मदद करता है। अंटार्कटिका में डिस्कैम्पसिया अंटार्कटिका और क्लोबैंथस क्विंटेंसिस यही दोनों फ्लावरिंग प्लांट्स के स्पीसीज हैं जो कि अंटार्कटिका में ग्रो हो रहे हैं। और ये फ्लावरिंग प्लांट के स्पीसीज बहुत ही कम मात्रा में अंटार्कटिका में मौजूद हैं, पर ये फ्लावरिंग प्लांट्स के स्पीसीज बहुत ही तेजी से अंटार्कटिका में फैलते जा रहे हैं। अंटार्कटिका में मॉजेस, लाइकेंस और एल्गी जैसे नॉन वेस्कुलर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है और उसके साथ साथ डिस्कैम्पसिया अंटार्कटिका और कोलोबैंथस क्विंटेंसिस जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स के स्पीसीज भी मौजूद हैं। अंटार्कटिका में अलग अलग देशों के रिसर्चर्स और साइंटिस्ट्स रहते हैं और साइंटिस्ट्स रिसर्च स्टेशंस और फील्ड कैंप्स में रहते हैं जो कि अंटार्कटिका में रिसर्च करते हैं और वहां पे बदल रहे मौसम के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। उन साइंटिस्ट्स के हिसाब से अंटार्कटिका में ये नॉन वेस्कुलर ऑर्गेनिजम्स और ये दोनों फ्लावरिंग प्लांट्स के स्पीसीज बहुत ही ज्यादा तेजी से अंटार्कटिका में फैलते जा रहे हैं। वैसे तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स के स्पीसीज दूसरे टेम्परेट जोन्स के हिसाब से बहुत ही छोटे हैं और बहुत ही धीरे ग्रो कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से जैसे जैसे ये फ्लावरिंग प्लांट्स के स्पीसीज अंटार्कटिका में उगते जा रहे हैं तो उसकी वजह से वहां का इकोसिस्टम चेंज हो रहा है और इकोसिस्टम चेंज होने की वजह से वहां का बायोडायवर्सिटी भी चेंज हो रहा है और मॉजेस और लाइकेंस जैसे नॉन वेस्कुलर ऑर्गेनिजम्स, छोटे इनवर्टेब्रेट्स जैसे कि माइट्स और स्प्रिंग टेल्स के रहने के लिए वातावरण तैयार कर रहे हैं। इनवर्टेब्रेट्स उन एनिमल्स, इंसेक्ट्स और ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जिनके अंदर बैकबोन प्रेजेंट नहीं होता है और ये इनवर्टेब्रेट्स बुरे से बुरे कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। जिस तरीके से ये फ्लावरिंग प्लांट स्पीसीज अंटार्कटिका में ग्रो हो रहे हैं और फैल रहे हैं तो ये भी चांस हो सकता है कि दूसरे प्लांट के स्पीसीज भी अंटार्कटिका में ग्रो करना शुरू हो जाए। वहां का इकोसिस्टम और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा और अंटार्कटिका में रह रहे एनिमल्स के स्पीसीज जैसे पेंगुइन्स और सील्स के खान-पान और ब्रीडिंग में भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अंटार्कटिका में प्लांट के स्पीसीज ग्रो होने की वजह से फ्यूचर में जाके पूरी दुनिया के ऊपर इसका असर पड़ेगा क्योंकि प्लांट्स एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और फ्यूचर में जाके अंटार्कटिका में प्रेजेंट प्लांट के स्पीसीज एटमॉस्फेयर बहुत ही कम अमाउंट में ग्रीन हाउस गैसेस को एब्जॉर्ब कर पाएंगे, पर यह हमको कुछ हद तक ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने में मदद करेगा। फ्यूचर में जब अंटार्कटिका में प्लांट की स्पीसीज बढ़ जाएंगी और अंटार्कटिका के बहुत सारे एरियाज में प्लांट्स ग्रो होंगे तब उसकी वजह से एल्बिडो भी चेंज होगा। एल्बिडो का मतलब होता है कि अर्थ में प्रेजेंट एटमॉस्फेयर, ओशियन और अर्थ में प्रेजेंट लैंड कितना लाइट वापस से रिफ्लेक्ट करता है जो कि वापस से स्पेस में जाता है। अगर मान लीजिए कि अर्थ पे प्रेजेंट लैंड 100% लाइट को वापस से रिफ्लेक्ट करता है तो एल्बिडो का वैल्यू 1 होगा और अगर लैंड 90% लाइट को रिफ्लेक्ट करता है तो एल्बिडो का वैल्यू 0.9 होगा। एल्बिडो चेंज होने की वजह से जहां पे पहले अंटार्कटिका में मौजूद आइस और स्नो बहुत ही ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट किया करते थे, आगे फ्यूचर में जाके अंटार्कटिका बहुत ही कम लाइट को वापस से रिफ्लेक्ट करेगा और उन सारी लाइट को प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे जिसकी वजह से अंटार्कटिका में टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ने लगेगा और अंटार्कटिका में मौजूद आइस पिघलने लगेगा और ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से वहां पे ये प्रोसेस चलता रहेगा। साइंटिस्ट्स इस फिनोमिना को बहुत ही करीब से देख रहे हैं कि कैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से पोलर रीजन्स के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है और अंटार्कटिका में जैसे जैसे प्लांट के स्पीसीज ग्रो हो रहे हैं ये हमको याद दिला रहा है कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज इतने बड़े लेवल पर चीजों को बदल सकते हैं, जिसमें कितने बड़े ऐसे कॉन्टिनेंट जहाँ पे प्लांट्स ग्रो नहीं हो सकते हैं और वहां पे बहुत ही ज्यादा कम टेम्परेचर होता है, वहां पे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और नए नए प्लांट्स के स्पीसीज ग्रो होते जा रहे हैं और ये चीज अंटार्कटिका के फ्यूचर के ऊपर सवाल उठाती है और फ्यूचर में हमको पता चलेगा कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अंटार्कटिका के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया के दूसरे कॉन्टिनेंट के ऊपर असर पड़ रहा था, वैसे ही अब अंटार्कटिका के ऊपर भी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से असर पड़ने लगा है और इसको देखते हुए इंटरनेशनली सारे कंट्रीज को एक साथ आके क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करनी चाहिए और क्लाइमेट चेंज को कम और क्लाइमेट चेंज को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। क्लाइमेट चेंज की वजह से और भी बहुत सारे खतरनाक चेंजेस आ सकते हैं जो कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा कर सकता है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से अंटार्कटिका में ग्रो हो रहे प्लांट के स्पीसीज के बारे में क्या कहना है आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है और दूसरे नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।